गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ाया जाएगा, गोली दर्पण। और ये जो चैप्टर है बेटा, यह आपके क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में काम करेगा। क्लास 10th और 12th दोनों में काम करेगा, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोनों के लिए, क्लास 10वीं के छात्रों के लिए या छात्राओं के लिए, माने क्लास 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए यह एक बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। गोली दर्पण की परिभाषा पढ़ चुके हैं। गोली दर्पण का पोल, कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, जैसे कि पोल क्या होता है, ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फोकस बिंदु फोकल पॉइंट, फोकस दूरी फोकल लेंथ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन दर्पण में पढ़ना है। दर्पण में एक बहुत अच्छा रिलेशन है F बराबर R/2, इसका हम लोग करेंगे डेरिवेशन। ये फॉर्मूला कहां से डेरिवेशन हुआ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण के परावर्तन का सूत्र, और दर्पण के परावर्तन का सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसका निगमन भी हम लोग कर लेंगे। तो ये आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 10वीं और 12वीं दोनों के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। आप सही बच्चों का स्टडी टाइम विद राजेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, और इसके बाद पढ़ेंगे इस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे परावर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे, साइन कन्वेक्शन रूल क्या होता है, और इसके न्यूमेरिकल्स, लीनियर मैग्निफिकेशन, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोली दर्पण। तो गोली दर्पण में बताया गया था कि अगर एक कांच का खोखला गोला लिया जाए, कांच का खोखला गोला, और कांच के खोखले गोले को कट कर दो बेटा, और कांच के खोखले गोले को कट करके अगर एक सिरे पर, माने उसके इनर लेयर पर, अगर इनर लेयर पर आप चांदी की कलई कर देते हैं, इनर लेयर पर चांदी की कलई कर देते हैं, तो यह बन जाता है उत्तल दर्पण। ये क्या बन जाएगा बेटा, उत्तल दर्पण बन जाता है। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, कन्वेक्स मिरर बन जाता है। ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। और यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके बाहरी पृष्ठ पर अगर चांदी की कलई कर दिया जाए, और उसका भीतरी पृष्ठ एक प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ अगर बनता है, तो इसे कहा जाएगा अवतल दर्पण। ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ये हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे कुछ परिभाषाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव की परिभाषा पढ़ा जाए। ध्रुव किसे कहा जाएगा, ध्रुव की परिभाषा, पोल। जो पोल होता है बेटा, इट इज द मिड पॉइंट, है ना, इट इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर। जो परावर्तक अपर्चर है, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है। जैसे मान लो ये बेटा, ये दर्पण है, ये दर्पण अगर है, अवतल दर्पण है, इसके दोनों सिरों को आपस में क्या करिए, आप जोड़ दीजिए, मिला दीजिए, और इसका क्या कर दीजिएगा, लंबर्धक कर दीजिए। इसका लंबर्धक करने पर जिस बिंदु पर कट करेगा वह बिंदु हो जाएगा आपका ध्रुव। तो ध्रुव जो होता है आपके परावर्तक जो पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, उसको ध्रुव के नाम से जाना जाएगा। माने इट इज द मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर। ये ध्रुव की परिभाषा आपकी हो गई। पोल क्या होता है। अगला हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ा जाए। वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ लेते हैं। तो किसी भी दर्पण को अगर मान ले कि गोली दर्पण को बनाया गया होगा, तो गोली दर्पण किसी न किसी गोले का हिस्सा होगा। तो जिस खोखले गोले को काट करके
आपका गोली दर्पण बनाया गया होगा उसका कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा ही। इस गोले का जो सेंटर है सी ना, इस गोले का जो सेंटर है सी, यह कहलाएगा इसका वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र का मतलब होगा कि जिस गोले से, जिस खोखले गोले से काट कर गोली दर्पण को बनाया गया है, उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा वह कहलाएगा वक्रता केंद्र। ये हो गया सी हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे एक और बिंदु आता है मुख्य अक्ष। क्या होता है बेटा? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सेस। मुख्य अक्ष क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस क्या है? तो प्रिंसिपल एक्सेस का मतलब अगर मान लो कोई दर्पण है, गोली दर्पण है, चाहे उत्तल या अवतल, तो इसमें एक तो जानते हैं कि एक वक्रता केंद्र होगा सी, और यहां पर क्या है? एक ध्रुव होता है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा होगी यह कहलाएगा आपका मुख्य अक्ष। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सेस। मुख्य अक्ष की परिभाषा ध्यान रखिए बेटा। मुख्य अक्ष कैसे कहेंगे? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा होगी उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस कहेंगे। अब क्या आ जाएगा? अगली परिभाषा आ जाएगा फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होता है? फोकस थोड़ा बिंदु देख लेते हैं। फोकल पॉइंट क्या होता है? तो अगर मान लीजिए कि ये दर्पण है, ये दर्पण है, अब मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये हो जाएगा आपका सी है, और ये क्या है बेटा? पी है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है बेटा? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, अगर एक प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अगर दर्पण से टकराएगी तो दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा, प्रकाश से क्या होगा? परावर्तन होगा, और प्रकाश टकरा के ऐसे निकलेगी। तो परावर्तित जो किरण होगी वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वह फोकस बिंदु हो जाएगा। फोकस बिंदु क्या है? तो ध्यान से समझिएगा परिभाषा इसकी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु कहलाता है फोकल पॉइंट। फोकस बिंदु कहलाएगा। याद हो गया ना? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे एक परिभाषा आ जाएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? इसका सिंबल एफ होगा। फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस दूरी की जो परिभाषा होगी ये ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी की परिभाषा ये होती है, ये वक्रता केंद्र है सी, यहां बीच में भी क्या पढ़े हो? एफ पढ़े हो, और ये क्या है? आपका पी है। सबका नाम जानते रहिए। यहां पी जो डिफाइन किया गया है यह किसके लिए है? ध्रुव के लिए है। ये जो एफ है यह फोकस बिंदु है, यह फोकस बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है, और ये सी है यह वक्रता केंद्र को प्रदर्शित कर रहा है। यह है बेटा वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए पी से लेकर सी तक की जो दूरी होगी वो आर कहलाएगी। पी से माने ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी वो आर कहलाएगी, और पी से लेकर एफ तक की जो दूरी होगी फोकस दूरी कहलाएगी। याद हो गया? तो पोल से जो ध्रुव है, पोल से जो फोकल पॉइंट है, इसकी जो बीच की दूरी है यही फोकल लेंथ होगा। यहां से लेके यहां तक फोकल लेंथ होगा, और यहां से दूरी अगर नापोगे तो ये क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। ये क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तो आपका वक्रता त्रिज्या के बारे में आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है, और एफ क्या है? फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ। अभी चिन्ह परिपाटी नियम पढ़ाएंगे, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा वो अलग चीज है, लेकिन ध्यान रखिएगा परिभाषा में ध्रुव से माने कि पोल और फोकल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम लेंथ होगी वो फोकल लेंथ कहलाएगी, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो मिनिमम लेंथ होगी वह कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या होती है। इसको दिमाग में रखना है, और सैनिक कर्म रूल बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बहुत एक अच्छा डेरिवेशन है कि दर्पण के लिए
दर्पण के लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला है, F बराबर R/2। माने दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका हम लोग निगमन कर देते हैं, इसका डेरिवेशन, इसका हम लोग निगमन करते हैं। इसका अगर डेरिवेशन किया जाए, इसका डेरिवेशन करके देखा जाए कैसे इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग इसका डेरिवेशन कर दें, चलिए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे आएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं दर्पण। मान लीजिए कौन सा दर्पण है ये हम लोग के पास एक अवतल दर्पण है। कौन दर्पण बेटा? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अब इसमें बना दीजिए एक, ये हो जाएगा आपका पोल हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा और ये आपका F हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है? F बराबर R/2, इसका हम लोग डेरिवेशन करना चाहते हैं। चलिए, एक प्रकाश की किरण यहां से आके टकरा रही है ना, मुख्य अक्ष के समांतर। तो समांतर जो किरण होगी वो जाएगी फोकस बिंदु से जाएगी। और अगर इसको मैं मिला दूं त्रिज्या, मैं बता चुका हूं कि जो त्रिज्या होती है वही अविलंब का कार्य करता है। ये क्या है? ये अविलंब है। मैंने अगर इसको मिला दूं तो ये बेटा C से लेके A तक अभिलंब होता है। तो अगर ये आपतन कोण है तो ये क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। आपतन कोण अगर थीटा है तो परावर्तन कोण भी थीटा होगा, परावर्तन के नियम के आधार पर। अब चलिए, अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा बेटा। कैसे? क्योंकि ये वाली भुजा जो है हमारे मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। कौन से कोण हो जाएंगे? एकांतर कोण। एकांतर कोण के तहत अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा बेटा? 2 थीटा के नाम से जाना जाएगा। आज चलिए, PF कितना है? अगर PF की बात करेंगे तो जो F है, और अगर P से लेकर C तक की बात करेंगे तो कितना है? R है। ये दिमाग में रखिएगा। अब मुझे सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 कैसे हो जाता है। इसके लिए काम करेंगे कि यदि कोण बहुत छोटा मान लिया जाए, अगर एंगल बहुत छोटा हो, मतलब 0 के आसपास हो, अगर थीटा बहुत 0 है तो आपका जो बिंदु A होगा एकदम P के करीब हो जाएगा। पहले कंसेप्ट सिखा दूं, उस कंसेप्ट का दर्पण में बार बार यूज किया जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा हमेशा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां से प्रकाश से कोई किरण गई, ठीक है, जो भी कुछ हुआ, चित्र बन रहा है बात से, ठीक है, समझिएगा। ये बिंदु A है, ये आपका P है। मैं यहां से अगर लंब डालता हूं, मैं इस कोण को, ठीक है बेटा। चलिए, एक पहले कंसेप्ट हम लोग को सीखना है, बहुत बेहतर जो कंसेप्ट है उसको दिमाग में ध्यान दीजिएगा। यदि मान लो कोई कोण बना हुआ है त्रिभुज, देखिए, अगर इस कोण को देखा जाए कि इसमें अगर मैं लेता हूं tan के अल्फा, तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार होता है। tan बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब तो आपका ये हो जाएगा an, तो लंब तो हो जाएगा आपका an, और आधार कितना होगा बेटा? आधार O से लेके कहां तक हो जाएगा? N तक हो जाएगा। O से लेके N तक हो जाएगा। एक हमको यह सीखना है कि यदि इस त्रिभुज में कोण अल्फा का मान एकदम 0 के आसपास है, बहुत कम कर दिया जाए। अभी देखिए, AM की लंबाई और AP की लंबाई में अंतर है, दोनों में अंतर है। लेकिन अगर कोण छोटा हो जाए, मान लो कि बिंदु A जो है वह एकदम P के करीब आ जाए, यानी कि हमारा बिंदु A यहां पर आ जाए। अब देखो, अगर कोण अल्फा का मान पहले से छोटा ले लिया जाए, अगर कोण छोटा ले लोगे, अब यहां से A से लंब डालोगे, देख लीजिए N, तो अब जो हमारा जो लंब है और जो AP है एकदम आसपास चले जाते हैं। कोण के मान को और छोटा करिए। अगर कोण का मान बहुत छोटा हो जाएगा, यानी अगर ऐसे देखें बच्चा, अगर ऐसे देख समझिएगा तो ध्यान से,
मैं क्या बताना चाहता हूं, मान लो कि कोई कोण बना हुआ है, ये अल्फा है, ये आपका ए है और ये पी है। अब मैंने यहां से इस पर क्या कर दिया है, लंब डाल दिया है। जरा ध्यान देना बेटा, अभी एएम के बता करेंगे, एएम की लंबाई और एपी की लंबाई में अंतर है। अगर अल्फा का मान 0 के आसपास हो, अल्फा 0 के आसपास चला जाए, माने कोण का मान बहुत छोटा कर दिया जाए, चलिए तो बिंदु ए मान लो कि यहां पे आ गया, बिंदु ए और कम हो गया। अगर बिंदु ए यहां पे आ जाएगा तो कोण का मान पहले से क्या हो गया, कम हो गया। अब लंब डालिए, अब यहां से लंब डालोगे, अब देखना, अब देखो बेटा उनके बीच का गैप क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अगर कोण का मान और भी छोटा कर दिया जाए, यदि कोण का मान बहुत छोटा हो जाएगा तो उस दशा में जो लंब डालोगे वो लगभग एपी जैसा ही होगा। यानी कि छोटे कोण के संदर्भ में हम एपी को लंब मान सकते हैं। अगर कोण छोटा होगा तो समझ जाना कि एपी लंब जैसा काम करेगा, है ना, एपी लंब जैसा काम करेगा। अभी कोण तो बहुत बड़ा है, देखिए ये हमारा ए है और ये पी है, एपी लंब तो नहीं है, लेकिन अगर कोण बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए तो छोटे कोण के संदर्भ में एपी को लंब माना जा सकता है। इसका मैं प्रयोग करूंगा, छोटे कोण के संदर्भ में जो एपी होगा वो लंब जैसा कार्य करने लगता है। इस टेक्निक का मैं प्रयोग करने वाला हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, उस बात को दिमाग रखिएगा ध्यान से। ये है ओ है, ये ए है और ये पी है, ये अल्फा है। यदि अल्फा 0 के आसपास होगा, अल्फा का मान बहुत कम होगा, तो उस दशा में जो एपी हो जाएगा वो समझिए कि लंब जैसा काम करने लगेगा, एपी लंब हो जाएगा, एपी लंब जैसा काम करने लगेगा। क्योंकि जब बिंदु ए बहुत करीब आ जाए, देखो बिंदु ए बहुत करीब आ जाएगा और तब ए से लंब डालोगे तो लगभग वो लंब जैसा ट्रीट करने लगे। कुल मिलाकर एक नियम है आपका कि छोटे कोण के संदर्भ में कोण बहुत छोटा होगा तो एपी को हम लंब मान सकते हैं। अब चलिए इसके डेरिवेशन से अब मैं सिद्ध कर दूंगा। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है बेटा कि दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए एक फार्मूला है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसी का हमको डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन करना है, इसका डेरिवेशन हम लोग को करना है। एकदम आसान से डेरिवेशन हो जाएगा बेटा। देखिए कैसे, इसका डेरिवेशन देख लीजिए कैसे डिराइव करेंगे। मान लीजिए ये है आपका ध्रुव, ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र और ये हो जाएगा आपका फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जा रही है, वो टकरा के कहां जाएगी, फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। और अगर ये बिंदु ए मान लेता हूं, अगर सी और ए को मिला दूं तो सी और ए क्या करेगा, अविलंब का कार्य करेगा। क्योंकि पढ़ा चुका हूं कि किसी गोला की जो त्रिज्या है वही अविलंब का कार्य करती है। तो ये वाला कोण अगर आपतन कोण है और ये वाला कोण परावर्तन कोण है, तो आपतन कोण थीटा तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए अगर ये वाला कोण थीटा है बेटा तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और अगर ये दोनों थीटा है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, बहिष्ठ कोण। बहिष्ठ को समझते ना, अगर कोई त्रिभुज है इस तरीके से, देखो ये त्रिभुज यहां बना हुआ है, सी है, यहां बना हुआ ए है, और इसको बाहर निकालिए। अगर ये वाला कोण थीटा है और ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण क्या होगा बेटा, बहिष्ठ कोण। किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है अपने सुदूर दोनों अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। चाहो तो इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो, ये क्लास 9th की मैथमेटिक्स है, सब बच्चे जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट्स करिएगा, मैं इसको डिराइव कर दूंगा, है ना। ये थीटा तो कोण भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब चलिए, अब उसके बाद अब हम डेरिवेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी है कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। चलिए इस फार्मूले में P से लेके F तक क्या है, F है, फोकस दूरी है। P से लेके F तक फोकस दूरी है
और P से लेके C तक वक्रता त्रिज्या है R है ना, R हो गई। चलिए अब मान लेता हूं लेट, माना कि जो थीटा है वो बहुत छोटा है, 0 के आसपास, कोण एकदम 0 के आसपास है। अगर थीटा 0 के आसपास है तो 2 थीटा भी क्या होगा, 0 के आसपास होगा। और इस दशा में आपका जो एपी होगा, एपी क्या होगा, लंब जैसा कार्य करेगा। क्योंकि कोण का मान जब बहुत छोटा होता है, कोण का मान बहुत ही छोटा होता है, तो एपी क्या हो जाएगा, लंब की तरह ट्रीट आपका करने लगेगा। ठीक है। चलिए तो दर्पण के लिए हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस डेरिवेशन के लिए एक कंसेप्ट ये जानना आपको है, यदि मान लीजिए कि कोई गोली दर्पण है और ये कोई कोण बना हुआ है, ए है, ये मान लेते हैं कि P है, और इससे यहां पर क्या करिए आप, लंब डाल दीजिए AN है, और ये वाला कोण क्या है, अल्फा है। देखिए अगर अल्फा 0 के करीब होगा, अल्फा का मान बहुत छोटा कर दिया जाए, तो इस दशा में जो AN होगा और जो AP होगा ऑलमोस्ट आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे देखिए अगर बिंदु A P के करीब आने लगे, जैसे मान लीजिए कि बिंदु A यहां पे आ जाए, अब बिंदु A जब यहां पे आएगा और उसको अगर O से A को मिलाओगे और फिर यहां से लंब डालिएगा, अब देखिए ये लंब की लंबाई और ये आपका AP ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है। कोण का मान और छोटा कर दीजिए, अगर कोण का मान बहुत छोटा कर दिया जाए तो हमारा बिंदु A यहां पे आ जाएगा, और इस दशा में AN और AP लगभग आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। कुल मिलाकर कंडीशंस ये है कि छोटे कोण के दशा में, अगर मान लो कि O है, ये A है और ये P है और ये कोण क्या है, अल्फा है, अगर अल्फा का मान 0 के आसपास कर दिया जाए, कोण बहुत छोटा कर दिया जाए, तो इस दशा में जो AP होगा वह क्या हो जाएगा, लंब जैसा काम करने लगेगा, AP लंब बन जाएगा। छोटे कोण की दशा में कोण को छोटा मान लिया जाए तो जो AP होगा वो लंब जैसा ट्रीट करने लगता है। इस कंसेप्ट को जानते रहिएगा, तभी इस फार्मूला को आप सिद्ध कर पाएंगे कि यह बराबर R/2 कैसे हो जाता है। तो हमें सिद्ध करना है कि दर्पण की जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसका हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। कंसेप्ट क्या है, इसमें कंसेप्ट दिमाग में रखना है। कंसेप्ट यह है कि कभी भी अगर कोई कोण बन रहा है O, A और P, और ये कोण है अल्फा, यदि अल्फा 0 के आसपास होगा तो जो AP होगा वो लगभग लंब जैसा व्यवहार करने लगता है। तो छोटे कोण के दशा में जो AP होगा वो लंब जैसा कार्य करेगा। इसको कंडीशंस को दिमाग में रखना है। अब हमें सिद्ध करना है कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी हो जाएगी। इसको मुझे डिराइव करना है, इसका डेरिवेशन हम लोग को करना है। तो इसको डेरिवेशन के लिए एक काम करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक दर्पण है, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण का ये हमारा फोकस बिंदु है, पोल है, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र हो गया, और ये हो गया फोकस बिंदु हो गया। मान लीजिए एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, एक प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात या फोकस बिंदु से होकर के जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। और अगर C को A से मिला दिया जाए तो ये अभी लंब की तरह कार्य करेगा, क्योंकि किसी भी गोला की जो त्रिज्या होती है वह नॉर्मल की तरह कार्य करती है। तो ये हो जाएगा आपतन कोण। ये आपतन कोण अगर मान लेते हैं कि थीटा है, तो ये परावर्तन कोण, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, एकांतर कोण, क्योंकि ये जो रेखा है इसके क्या है, समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये बहिष्ठ कोण क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब इसमें P से लेके F तक ये फोकस दूरी को प्रदर्शित करेगा, और P से लेके C तक यह वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करेगा।
क्योंकि पोल और फोकल लेंथ के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं और पोल और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसको मैं डेरिवेशन करना है कि एफ आर बाई 2 के बराबर कैसे हो जाता है, इसका हम लोग को डेरिवेशन करना है। तो इसके डेरिवेशन के लिए मैंने मान लिया माना कि थीटा 0 के आसपास है। थीटा अगर 0 के आसपास होगा तो 2 थीटा भी क्या होगा, 0 के आसपास होगा। कोण बहुत छोटा है और अगर कोण को छोटा मान लिया जाए तो जो एपी होगा वो लगभग लंब की तरह कार्य करने लगेगा, क्योंकि छोटे कोण के संदर्भ में एपी लंब की तरह ट्रीट करेगा। अब मैं लेता हूं मैं त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज CAP। अब इसको त्रिभुज की तरह ट्रीट कर लीजिए। अब इसे त्रिभुज की तरह मान सकते हैं, ये C है, ये आपका A है और ये आपका P है और ये वाला कोण है आपका थीटा। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज CAP छोटे कोण की दशा में त्रिभुज जैसा काम करेगा। तो CAP में अगर मैं लेता हूं tan थीटा तो यहां हो जाएगा tan बराबर होता है लंब बटे आधार, tan बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब यानी कि AP, और अगर मैं आधार की बात करूं, आधार P से लेकर के C तक, अब P से लेकर C तक को R कहते हैं। ये कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AP बाई R हो जाएगा। इसी तरह से एक और त्रिभुज ले रहा हूं मैं, एक लेता हूं FAP। एक और अगर मैं त्रिभुज ले लूं, त्रिभुज हो जाएगा F और यहां से हो जाएगा A और ये हो जाएगा P। इसको लंबे अंश मान सकते हैं और ये वाला हो गया कोण के 2 थीटा। अगर इसमें लेता हूं tan के 2 थीटा, tan के 2 थीटा, तो tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा आपका AP और आधार हो जाएगा P से लेकर के F तक। तो यहां निकल जाएगा कि tan 2 थीटा बराबर AP और बाई क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो tan 2 थीटा बराबर AP बाई F, क्योंकि P से लेके F तक को हम फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अब क्या होगा, अब एक और छोटा सा फार्मूला आपको जानना है, एक और छोटा सा फार्मूला जानना है। एक बड़े क्लासों में एक फार्मूला पढ़ाया जाता है कि लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 और tan थीटा बाई थीटा बराबर 1। ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे। 12th वाले बच्चे तो इसको जानते होंगे, लेकिन 10th के बच्चे इसको नहीं जानते होंगे। इसका मीनिंग समझा देता क्या है। इसका मीनिंग यह है कि अगर कोण का मान बहुत कम है तो इस दशा में हम tan थीटा को लगभग थीटा मान सकते हैं। कोण छोटा है तो छोटे कोण के संदर्भ में tan थीटा लगभग क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। जैसे कोण tan 0, तो tan 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो छोटे कोण के संदर्भ में tan थीटा थीटा के आसपास होता है। अब एक काम कर दीजिए, अभी आपने सिद्ध किया था कि tan थीटा बराबर AP बाई क्या प्रूफ किए थे, R, और अभी हम लोग सिद्ध किए थे कि tan 2 थीटा बराबर AP बाई क्या प्रूफ किए थे, F सिद्ध किए थे। मान लिया, मैंने शुरू में मान लिया था कि कोण का मान क्या है, 0 के आसपास है। कोण का मान बहुत ही 0 के आसपास है। और मैथ का फार्मूला है कि अगर कोण बहुत छोटा है तो tan थीटा को थीटा माना जाता है, tan थीटा को थीटा हम मान सकते हैं। तो रख दीजिए, तो tan थीटा की जगह पर थीटा रख दीजिएगा, तो हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा AP बाई R, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और यहां से 2 थीटा बराबर हो जाएगा AP बाई F हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में थीटा का मान को रखिए, यह हो जाएगा 2 इंटू थीटा। थीटा का मान क्या है, AP बाई R, रख दीजिए यहां से, यह हो जाएगा AP और बाई R, और यहां से आपका निकल जाएगा AP और बाई क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। कट कर दीजिए, AP से AP आपका कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 2 बाई R बराबर 1 बाई F। तो गुणा करिए, यानी कि 2F बराबर R हो जाएगा। इस तरीके से F बराबर R बाई 2। तो पता चल गया
कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यह एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि दर्पण द्वारा, गोली दर्पण जो है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वो चित्र कैसे बनाता है। इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे और इमेज फॉर्मेशन के बाद हम दर्पण के परिवर्तन का सूत्र यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सूत्र का निगमन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी।